बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। महिलाओं पर एसिड अटैक की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन कटिहार के बरारी में घरेलू विवाद में एक महिला ने अपने पति पर ही तेजाब फेंक दिया। उसने ये वारदात अकेले नहीं बल्कि अपनी बहन और उसके पति के सहयोग से किया है। दुर्भाग्य की बात यहां यह है कि इस कुकृत्य में ग्रामीण प्रतिनिधि ने साथ दिया है। पत्नी की तरफ से अपने पति पर एसिड अटैक करने की क्या है पूरी घटना, रिपोर्ट देखिए। घरेलू विवाद में पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब। एसिड अटैक में मैके वालों ने भी दिया साथ। पति का हाथ पैर बांधकर चेहरे पर डाला तेजाब। तेजाब से एक आंख और चेहरा बुरी तरह झुलसा। 7 आरोपियों में पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। बच्चों की पढ़ाई के विवाद को लेकर एक पत्नी अपने पति पर इस तरह से कहर बरपा सकती है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। बड़ी बात यह है कि महज घरेलू विवाद को सुलझाने की जगह पत्नी की बहन और उनके पति के अलावे ग्रामीण प्रतिनिधि ने एसिड अटैक जैसे संगीन वारदात को अंजाम देने में पत्नी भारती देवी का साथ दिया। बरारी थाना क्षेत्र के सूजापुर गांव के इस मामले के बारे में बताया जा रहा है, पिछले विगत कुछ दिनों से पति संजय प्रसाद मंडल और भारती देवी में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता था। इस कारण कई बार भारती देवी घर छोड़कर भी जा चुकी थी। बीते दिन बेटे के ट्यूशन नहीं जाने पर पति पत्नी में एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसे लेकर पति संजय ने भी पत्नी के साथ कुछ मारपीट किया। लेकिन इस बार पत्नी इतना संगीन कदम उठाएगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। पत्नी भारती ने अपने मैके वालों और अपनी बहन और उसके पति को लेकर समझौता कराने पहुंची, लेकिन ये समझौता सिर्फ दिखावा मात्र था। दरअसल उसे अपने पति को आजीवन दर्द देने वाली वारदात को अंजाम देना था। जी हां, भारती देवी और उसके सहयोगियों ने मिलकर संजय मंडल का हाथ पैर बांध दिया और उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया। एसिड अटैक में संजय मंडल की एक आंख समेत पूरा चेहरा बुरी तरह झुलस गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि संगीन वारदात को अंजाम देने में ग्रामीण प्रतिनिधि ने भी भारती देवी का साथ दिया। पीड़ित पति संजय मंडल और उसके बेटे अमृत कुमार ने मीडिया को एसिड अटैक की पूरी दास्तान को सुनाया। वो घर में हो रहा था, उस घर से तब हम इस घर में आए। इस घर में आए तो सब आदमी अचानक हमको पकड़ लिया। सब आदमी, महिला, मेरी पत्नी, मेरी जेठ सास और 7 आदमी था, वो सब आदमी पकड़ लिया हमको। पकड़ने के बाद जो है हाथ बांध दिया। हाथ बांधने के बाद पैर भी बांध दिया, बांध करके यहाँ सुला दिया। सुलाने के बाद जल्दी से तेजाब का बोतल खोला। खोलने के बाद मेरी पत्नी, मेरा जेठ सास जो है वो ये पकड़ लिया हमारा माथा, और एक आदमी ऐसे खोलने लगा। तो हम भी प्रयास, सर में जितना ताकत था उतना प्रयास किया हम, लेकिन वो लोग डाल ही दिए। एक दिन बारिश हो रही थी ना, उसमें कोचिंग ना जाने के कारण झगड़ा होता, और हिसाब ना बनाए थे ना हम, इसलिए कोचिंग ना गए थे। पापा आए उधर से, मम्मी और पापा में कुछ बात हुआ, बस इस बीच में झगड़ा हुआ तो मम्मी को पापा मार के इधर उधर रहे। जब हम डॉक्टर को बुलाए इलाज करने के लिए, तो मम्मी को पापा ने डॉक्टर के सामने मारने की कोशिश भी की, पर मारने न दिया। उसके बाद मम्मी को घर से बाहर निकाल दी। तो मम्मी अभी तेजाब कौन फेंका? तेजाब मम्मी सब। किसके ऊपर? पापा के ऊपर। वहीं एसिड अटैक के बारे में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि पीड़ित संजय मंडल के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें पत्नी भारती देवी, उसकी बहन आरती देवी और आरती के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार है। जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे अनुमंडल के अंतर्गत बराई थाना है, उसमें सूजापुर गांव है। वहां के संजय प्रसाद मंडल के द्वारा एक कांड दर्ज की गई है। इसमें उसकी पत्नी भारती देवी एवं अन्य 5 पर नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसमें संजय प्रसाद मंडल की पत्नी एवं 2 अन्य की
गिरफ्तारी हो चुकी है। यह घटना घरेलू विवाद के कारण हुई। बहरहाल सवाल यह उठता है कि घरेलू हिंसा जैसे मामलों में बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा पंचायती करने की पहल क्यों नहीं होती। इसके साथ ही ग्रामीण प्रतिनिधियों का ऐसे अपराधों को रोकने और सामाजिक बुराइयों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने की एक अहम जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस जघन्य अपराध में जनप्रतिनिधि का शामिल होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लिहाजा पुलिस को इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। दरभंगा में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जदयू विधायक अमरनाथ गामी के आवास से महज कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल मचाया। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। दिन दहाड़े युवक को मारा चाकू, अस्पताल पहुंचने पर युवक की मौत। विधायक आवाज महज कुछ दूरी पर, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। दरभंगा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना दरभंगा के नगर थाना इलाके के शिवाजी नगर की है। घायल मुकेश कुमार को आनन फानन में डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। घटना स्थल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी का आवास है। मृतक मुकेश के पिता का कहना है कि साजन और उसके सहयोगियों ने मिलकर उनके बेटे को मारा है। आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। साजन का नाम सुने हैं और उसके साथ 10-15 को ग्रुप है, वो सब काम करता है। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सिटी एसपी योगेंद्र कुमार पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने पुलिस का भी खूब विरोध किया। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। एसपी योगेंद्र कुमार ने परिजनों के साथ साथ मोहल्ले के लोगों से घटना की पूरी जानकारी ली। हत्या के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि शराब के अवैध कारोबार में मुकेश की हत्या हुई। पुलिस ने इस मामले में साजन ठाकुर और उसके एक सहयोगी पप्पू पूर्वे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी शिवाजी नगर के रहने वाले हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि टाउन थाना में एक जगह पे 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होने के बाद एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दी, तो उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु होना बताया गया है। सूचना के बाद तुरंत ही थाना ने कार्रवाई करते हुए जो इसमें 2 मुख्य अभियुक्त हैं, दोनों की गिरफ्तारी कर ली है। दोनों ने ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और भी इसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई इसमें बाकी वो भी जल्दी पूरा करेंगे। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि हमलावर आपराधिक प्रवृत्ति का है और मोहल्ले में कई जगहों से रंगदारी भी वसूल करता है। इससे पहले भी कई बार आपराधिक घटनाओं को यह अंजाम देता रहा। मोहल्लेवासी डर से अपना मुंह नहीं खोलते हैं। पुलिस पूरे मामले की तफसील से जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हत्या के पीछे अगर शराब का अवैध कारोबार जिम्मेदार है तो सवाल फिर पुलिस प्रशासन और सरकार से भी पूछे जाएंगे कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पूर्णिया के सौरा नदी से एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई। मृतक के साथियों पर ही परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस घटना के सभी बिंदुओं की जांच में जुटी है। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए तफ्तीश में। पूर्णिया में युवक की हत्या से हड़कंप। सौरा नदी में मिला क्षत विक्षत शव। हत्या से परिजनों में मचा कोहराम। मृतक के साथियों पर हत्या की आशंका। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। वो
निकला तो था घर से मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये सुबह उसके लिए अंतिम सुबह होगी और फिर वो कभी घर नहीं लौट पाएगा और ना ही कभी अपने परिजनों से मिल पाएगा। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग की, जहां गल्ला व्यवसायी विजय सिंह के 21 वर्षीय पुत्र सानू उर्फ नीतीश की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हत्यारों द्वारा शव को सौरा नदी में फेंक दिया गया। घटना के 24 घंटे बाद सौरा नदी से शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नदी से क्षत विक्षत शव मिलने के बाद आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। परिजनों ने सानू के साथियों पर ही पीट कर उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है, क्योंकि 3 महीने पहले ही गुंडा चौक पर रहने वाले एक शख्स ने खुलेआम अंजाम भुगत लेने की धमकी दी थी। मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान भी मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि सुबह 4 बजे सानू अपने घर से अकेले मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गया, जिसका क्षत विक्षत शव आज सौरा नदी से बरामद हुआ। मृतक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, उसके बाद जो है सो उसका मर्डर हो गया। दुश्मनी था, 3 महीना पहले एक मारपीट हुआ था, उसमें वो बोल के गया था हम लोगों के 50 आदमी के सामने बोला था कि हम जिंदा बच गए हैं, हम बदला लेंगे। कौन सा दोस्त था? हाँ, इसका दोस्त था। हम लोगों को शक उसी पे है। वो मार करके फेंका गया। कुछ दिन पहले जो है झगड़ा हुआ था किसी से, ठीक है, तो उसको पकड़ करके हम लोग जो है बंधक बनाए, तो उसे बॉन्ड पे सब कुछ साइन करवाए थे। तो वो बोल के गया था सबके सामने, मतलब 100 आदमी के सामने कि हमको तो आप लोग जिंदा छोड़ दिए, लेकिन इसको जो है हम आपका फैमिली को बर्बाद कर देंगे। व्यवसायी विजय सिंह के पुत्र का शव मिलने की सूचना पर पहुंचे जिला परिषद उपाध्यक्ष ने घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन से मामले का खुलासा करने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना बहुत दुखद घटना है। कल मॉर्निंग में नीतीश निकला था घर से सुबह में 3 बजे और घर नहीं वापस लौटा, तो घर वाले लोगों ने खोजबीन शुरू किया। फिर थाना को भी सूचना दिया गया और आज मालूम हुआ कि लाश उसका मार के फेंका हुआ है। तो इसका हम लोग जांच के लिए प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसका जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और अगर यह हत्या है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की। हम लोगों को सूचना मिली कि एक कोटी जो है कप्तानपुर के दक्षिण तरफ पड़ा हुआ है, गया तो पानी में था, उसको निकाल करके किनारा किया। मृतक के परिजन द्वारा जो है तो हत्या की आशंका जाहिर की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग लाश को उठा करके यहाँ पोस्टमार्टम कर लाए हैं। परिजन जो आरोप लगा रहा है तो जाँच कर। बहरहाल व्यवसायी के पुत्र की मौत कैसे हुई, ये फिलहाल एक पहेली बनी हुई है। हत्या की आशंका जता परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब तक मामले का खुलासा हो पाता है और आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब को काला कारोबार बदस्तूर जारी है। आलम यह है कि शराब बिक्री में हुए मुनाफे के बंटवारे को लेकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि बाढ़ पुलिस ने अपहरण और डबल मर्डर के केस का उद्भेदन महज 72 घंटे में कर दिया। पूरा मामला दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2 चचेरे भाइयों की हत्या का खुलासा। शराब बिक्री में मुनाफे के विवाद में मर्डर। 2 भाई में एक का शव गंगा किनारे मिला, दूसरे के शव की तलाश में जुटी बाढ़ पुलिस। 72 घंटे में सभी 7 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के पालन को लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। बिहार के अलग अलग जगहों पर अवैध शराब का उत्पादन और दूसरे राज्यों से ट्रक में भरकर लाई जा रही शराब के पकड़े जाने के कारण शराबबंदी कानून महज एक दिखावा लगता है। बाढ़ में तो शराब माफियाओं ने हद ही कर दी। जी हाँ, शराब बिक्री के बाद हुए मुनाफे के विवाद में 2 चचेरे भाइयों को अगवा कर उनकी हत्या ही कर डाली। अब मामले को विस्तार से समझते हैं।
दरअसल ये मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के सती स्थान का है, जहां 5 अगस्त की रात 9 बजे 2 चचेरे भाइयों को उनके साथी का फोन आता है, जो लेन देन के मसले को सुलझाने के लिए दोनों को बुलाता है। फिर क्या था, दोनों चचेरे भाई दीपक और अमरजीत बाइक से निकल पड़ते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह तक जब दोनों घर नहीं लौटते तो परिजनों की बेचैनी बढ़ जाती है, जिसके बाद परिजनों द्वारा बाढ़ थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया जाता है। पुलिस की छानबीन के दौरान मजार के पास वो बाइक लावारिस हालत में मिलती है, जिससे दोनों 5 अगस्त की रात घर से निकले थे। घटना के 3 दिन बाद लापता दीपक और अमरजीत में से दीपक की लाश पंडारक के गंगा किनारे मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके विरोध में परिजनों ने NH 31 को जाम कर दिया और हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। उच्च स्तरीय मांग चाहिए और इंसाफ चाहिए और वो सब लोग के फांसी की सजा चाहिए। एक लड़का मुझे भी चाहिए, मेरा भी बेटा भी नहीं मिल रहा। 2 लड़का है, दोनों मेरा ब्रदर है, नहीं मिल रहा। वहीं ASP अमरीश राहुल ने बाढ़ थाना अध्यक्ष संजीत कुमार के साथ एक टीम बनाई, जो इस मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस टीम ने मोबाइल डिटेल के जरिए एक के बाद एक तार जोड़े और आखिरकार 72 घंटे के भीतर अपहरण और डबल मर्डर के केस का खुलासा कर डाला। ASP अमरीश राहुल ने बताया कि बोधू यादव शराब का कारोबार करता है, जिसका अमरजीत से पैसे की लेन देन को लेकर मनमुटाव चल रहा था। आरोपी बोधू ने अपने 6 दोस्तों के साथ प्लान बनाकर दोनों चचेरे भाई अमरजीत और दीपक को बुलाया, जिसमें दीपक को गला दबाकर मार डाला और अमरजीत की गोली मारकर हत्या कर दी और दोनों के शव को गंगा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 देसी कट्टा और एक 9 mm पिस्टल के साथ 2 बाइक बरामद की हैं। दीपक का शव बरामद हो गया है, अमरजीत कुमार की शव बरामद भी नहीं हुआ, जिसको हम लोग अभी खोज रहे हैं। और इस क्रम में बोधू यादव को गिरफ्तार किया गया, फिर बाकी सारे लोगों का नाम उभर कर सामने आ गया और कुल बाढ़ थाना ने 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। तो यह मैं बहुत प्राउड फीलिंग कर रहा हूँ कि 72 घंटे के अंदर एक अपहरण और डबल मर्डर का केस बाढ़ थाना प्रभारी ने अपने बाकी अफसरों के साथ मिलकर इसका सफल उद्भेदन कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं 4 गोलियां बरामद कर ली गई हैं। जितने भी 7 आदमी का नाम आया था, 7 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल बाढ़ पुलिस ने अपहरण और डबल मर्डर के मामले की गुत्थी को महज 72 घंटे में सुलझाने में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन ठीक इसके उलट सच्चाई ये भी है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब माफियाओं और शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाने में पुलिस अभी तक विफल रही है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराधियों की बढ़ती संख्या गिरिडीह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इन साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गिरिडीह पुलिस ने तैयारी की है, ताकत भी झोंक दी है और इसी का नतीजा है कि महज 1.5 महीने में पुलिस ने 82 साइबर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। देखिए रिपोर्ट में। गिरिडीह में बढ़ रहा साइबर क्राइम का ग्राफ। साइबर क्राइम बनी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। 1.5 महीने में 82 साइबर ठग गिरफ्तार। दर्जनों मोबाइल, लग्जरी गाड़ियां, ATM कार्ड जब्त। लैपटॉप, बैंक पासबुक समेत कई सामान भी जब्त। पुलिस ने की लोगों से अलर्ट रहने की अपील। वैसे तो झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर क्राइम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। जामताड़ा के बाद अब यह अपना पांव गिरिडीह में पसारता जा रहा है। गिरिडीह के ताराटांड, अहिल्यापुर और गांडेय थाना क्षेत्र में भी साइबर क्राइम के मामले सामने आने लगे हैं। गिरिडीह के सभी थाना क्षेत्रों में ठगी का यह धंधा पूरी तरह से फैल चुका है। तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम के मामले को देखते हुए 2018 में गिरिडीह में साइबर थाना की स्थापना की गई, जिसके बाद से साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस को काफी हद तक मदद भी मिल रही है। साइबर DSP संदीप सुमन ने बताया कि साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसमें बड़ी सफलता भी मिली है। पहले के समय में लोग कॉल करते थे, सीरीज कॉल करते थे, कॉल करके ठगी करते थे, लेकिन आजकल लोग इनके उस रास्ते में नहीं पड़ते हैं। इसलिए आजकल जो साइबर अपराधी कांड कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, इनके द्वारा बल्क मैसेज और लिंक के माध्यम से ज़्यादातर का काम किया जा रहा है और उसमें कंपनियों तथा उनके कर्मचारियों की मिलीभगत प्रकाश में आई है। विगत 1.5 महीने में 82 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं दर्जनों मोबाइल, लग्जरी गाड़ियां, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, बैंक पासबुक समेत कई सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। लोगों से ठगी कर साइबर अपराधियों ने करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित की और कई आलीशान मकानों का निर्माण भी कराया। कई ऐसे मकान भी मिले हैं जिसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कई ऐसे बैंक अकाउंट भी जब्त किए गए हैं जिसमें 1.5 करोड़ का कैश ट्रांजैक्शन भी किया गया है, जिसे देखते हुए पुलिस ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कार्रवाई की। विगत 1.5 माह में हमारे द्वारा अभियान के तहत 82 साइबर अपराधियों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें कई सारे बड़े साइबर अपराधी हैं जिन्होंने साइबर अपराध के माध्यम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की तथा कई सारे आलीशान मकानों का उन्होंने निर्माण करवाया था। कई सारे ऐसे मकान भी उनके पाए गए हैं जो जिनका 1.5 से 2 करोड़ रुपए वैल्यूएशन बताया जा रहा है। कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास जब्त की गई हैं। ऐसे कई सारे अकाउंट जब्त किए गए हैं जिनमें 1.5 से 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि विगत 1-1.5 माह में जो हमें सफलताएं मिली हैं वो काफ़ी अच्छी और उल्लेखनीय है। इससे पहले ये शातिर ठग लोगों को कॉल के माध्यम से शपथ लगाते थे, लेकिन अब इन्होंने ठगी का तरीका ही बदल दिया है। अब ये बल्क मैसेज और लिंक भेजकर ठगी किया करते हैं, जिसमें कुछ कंपनियां और उनके कर्मचारियों द्वारा भी इनकी मदद की जाती है। उनकी मिली भगत से ही साइबर अपराधी ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। ये बल्क मैसेज भेजते हैं और लिंक वगैरह भेज करके ठगी करते हैं। तो हम लोग के बारे में हमारे पास लगातार जानकारियाँ आती थी कि कुछ कंपनियां हैं और उनके कुछ जो कर्मचारी होते हैं वे इनके साथ उनकी मिली भगत है। 4 ऐसी कंपनियों को हमने चिन्हित किया है और उनके कर्मचारियों को चिन्हित किया है जो लोग बल्क मैसेजेस और लिंक बना करके और इनको भेजते हैं। और अभी जो शुरुआती जांच हुई है उसके बेसिस पे पता चला है कि मात्र 5,000 रुपये में 50,000 लोगों के जो डेटा होते हैं वो उनके द्वारा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, साइबर अपराधियों को बेचा गया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बताया कि साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। फोन पर बैंक डिटेल की जानकारी शेयर न करने की अपील एसपी ने की। उन्होंने बताया कि फिलहाल कई साइबर अपराधियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि जब भी इस तरह के कॉल्स आए तो कृपया उनसे अपने प्राइवेट डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर्स, पेटीएम के डिटेल्स इत्यादि कभी शेयर नहीं करें। कोई भी शिकायत हो किसी भी तरह का छोटा से छोटा भी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो उसकी शिकायत जरूर पुलिस को करें। संपत्ति का आकलन तदुपरांत किया जाता है और इसमें अगर ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जो संपत्ति हैं वो प्रोसीड्स हैं साइबर क्राइम के, तो उनके ऊपर अटैचमेंट होता है। ऐसी घटनाओं पर रोक तभी संभव है जब आम लोग भी जागरूक होंगे और साइबर अपराधियों के चंगुल में आने से बचेंगे, जिसके बाद शातिर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाना बेहद आसान साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है।